अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के इमीडिएट कॉजेज हम आके अब 1688 की बात करेंगे और हम देखेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया कैसे, कौन से कॉजेज थे, इसको ग्लोरियस क्यों कहा जाता है। सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब भी हम रेवोल्यूशन का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि बहुत कोई ब्लडी वॉर हुई होगी जिसमें बहुत दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई होंगी। लेकिन इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक कहने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि इट वाज ब्लडलेस और इट चेंज्ड इंग्लैंड फ्रॉम एन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इंग्लैंड किसी ब्लडशेड के बगैर एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ जा रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर आप देख चुके हैं वो मेजर थीम्स के पार्लियामेंट बार बार अपनी सुप्रीमेसी असर्ट करना चाह रही है। पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज भी बन गई हैं। पार्लियामेंट एंग्लिकन या कैथोलिक रिलीजन को किस तरह रिजेंट कर रही है। अब ये तमाम तर जो मेजर थीम्स हैं अपनी कंक्लूजन को पहुंच रहे हैं और ग्लोरियस रेवोल्यूशन इस लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आने के बाद इंग्लैंड में बहुत दो इंपॉर्टेंट बिल्स पार्लियामेंट ने पास किए। हम इन बिल्स की सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। बिल ऑफ राइट्स इसमें 1689 है और एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 है। और फिर हम इंग्लैंड की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस पर भी नज़र डालेंगे। तो ये चंद पास्ट पेपर से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमारा पैटर्न यही रहेगा कि मैं कोई भी लेक्चर शुरू करवाने से पहले मैं उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखा दिया करूँगा ताकि आपके नॉलेज गैप्स भी फिल होते रहें, आप हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पढ़ते रहें और आपको पता हो कि पास्ट पेपर, क्योंकि हम ये दिस कोर्स इज डिजाइंड पर्टिकुलरली फॉर सीएसएस। तो सीएसएस में पास्ट पेपर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट गाइड होते हैं। तो दैट इज वाई मैंने हर लेक्चर के शुरू में ही फर्स्ट या सेकंड स्लाइड मोस्टली मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो किसी टॉपिक पर आए हुए हैं मैंने उनको डिस्कस करने की ही कोशिश की है। तो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में ज्यादातर पूछा गया है वो कॉजेज और उसके रिजल्ट्स पर ही बात की गई है, या फिर कोई भी एक कोटेशन और उससे फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन का एक तरह से कंपैरिजन मांगा गया। जैसे इस तरह देख लें, फॉर मेनी जनरेशंस टू कम द रेवोल्यूशन वाज स्पोकन ऑफ बाय आवर एंसेस्टर्स एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये प्रोफेसर ट्रेवलन ने कहा था, कमेंट ऑन इट्स रिजल्ट। मतलब कोई भी कोटेशन देके आपको इसका एक या फिर मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इट। The glorious revolution was a great event in the annals of British history by which the king of England became servant of the people। अब इस पूरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में एक ही थीम है, that England changed from an absolutist monarchy to a constitutional monarchy। तो एनालाइज द स्टेटमेंट विद, मतलब जो बात असल में करने वाली है कि जो पूछा जा रहा है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कॉजेज पर ही पूछा जा रहा है, उसके रिजल्ट्स और उसकी सिग्निफिकेंस पर ही पूछा जा रहा है। और दोनों चीजें मैं इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा। पिछले लेक्चर के अंदर आप मेजर थीम्स भी पढ़ चुके हैं, तो इस वक्त आपकी एक ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर एक साउंड फाउंडेशन कि 17वीं सेंचुरी के अंदर कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे थे वो डेवलप हो चुकी है। तो अब इसको उसी फाउंडेशन को लेते हुए अब हम आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कोट है जीएम ट्रेवलन, लास्टली भी मैंने एक पिछले लेक्चर के अंदर भी इनका कोट एक शामिल किया था, that the long-standing rivalry between the Stuart kings and Parliament came to a close, and in this quarrel the Parliament won and the king became subservient। कि Parliament ने अपनी authority assert की। अब causes क्या थे? अब जो glorious revolution आई तो जेम्स द सेकंड was ruling the English throne who belonged to the Stuart dynasty। अब हम वो multiple causes पढ़ेंगे जो immediate causes थे glorious revolution के। The first one, that the king was trying to promote Catholicism। उसने आर्मी और जो प्रिवी काउंसिल जो कि एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ब्रिटेन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसमें उन लोगों को भर्ती किया दैट प्रोफेस्ड अलीजेंस टू द रोमन चर्च और द कैथोलिक चर्च। सेकेंडली, किंग ने अपने ऊपर ये राइट अज्यूम किया दैट ही कुड सस्पेंड और डिस्पेंस विद एनी लॉ। मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती है किंग उसे सस्पेंड कर सकता है या चंद लोगों को उस लॉ की ज्यूरिसडिक्शन से अलहदा कर सकता है। By virtue of his dispensing power, king could declare a certain law is unapplicable to certain people or organization। अब इस
एक थीम की क्या सिग्निफिकेंस है कि किंग ने जो जस्टिस को अपनी ज्यूरिसडिक्शन समझ लिया, लॉ मेकिंग को उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन समझ लिया, जस्टिस समझ लें, लॉ मेकिंग समझ लें। अब इस चीज को पार्लियामेंट ने बहुत ज्यादा रिजेंट किया, क्योंकि कौन चाहेगा कि अगर उसके पास एक इख्तियार है तो वो कोई इख्तियार ले जाए। इसने सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल था, जो कि उस वक्त तो मॉन्टेस्क्यू नहीं लाया था, लेकिन फिर भी अब आज क्योंकि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी या फिर पॉलिटिकल थॉट इतनी इवॉल्व कर चुकी है, तो वो चीज़ भी हम एक तरह से देख सकते हैं। तो जेम्स रिपील्ड ऑल द एक्ट्स अगेंस्ट द कैथोलिक्स थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, कि उसने यहाँ पे अब इस चीज़ को, कि उसने जब एक्ट्स को रिपील किया तो इस चीज़ को हम पेट्रनेज भी कहते हैं, कि उसने पेट्रनाइज करने की कोशिश की कैथोलिक्स को। एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पेट्रनेज। Maintaining a standing army, James maintained a large standing army mainly composed of Catholics on the outskirts of London, which gave the impression that king was trying to establish a military rule. अब आर्मी में ज़्यादातर कैथोलिक्स भर लिए जो कि अलीजेंस ओ करते थे किंग को. They were stationed outside London, so the parliament was scared that the king might, in any dire situation, the king might impose a military rule. पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ परसिक्यूशन टुवर्ड्स एनिमीज. अब जस्ट क्योंकि जज भी किंग अपॉइंट करता था उस, या फिर उसकी सैंक्शन चाहिए होती थी प्रीवियसली, तो थ्रू नोटोरियस जज जेफरीज द किंग पुट, मतलब उसके जो भी डाइस सपोर्टर्स नहीं थे या उसकी जो पॉलिसीज को एक तरह से कह लें सपोर्ट नहीं करते थे, किंग पुट 300 men टू डेथ एंड एक्साइल्ड सेवरल 100,000 टू द वेस्ट इंडीज. उसने उन्हें इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया या उन्हें किसी को डेथ सेंटेंस दिलवा दी. फिर इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बड़ी एरिस्टोक्रेटिक, हिस्ट्री जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की है बड़ी एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटीज़ की है, और ये इनमें इनिशियली जो है किसी कैथोलिक को एडमिशन नहीं मिलते थे. ये बड़ी जो है वो, आपने इसको लेकिन आज की पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से नहीं देखना, हमने इन चीज़ों को एनालाइज 17th सेंचुरी के हिसाब से ही करना है, क्योंकि आज के वक्त में वो चीज़ें, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है. सोसाइटियों में अगर कैथोलिक्स की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी तो वो आपको यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में भी नजर आनी थी, लेकिन किंग ने उसको भी चेंज करने की कोशिश की. दैट ही अपॉइंटेड जेम्स पार्कर अ कैथोलिक एज द प्रिंसिपल ऑफ मैगडलन कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वाइस चांसलर जो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वो डिसमिस कर दिया बिकॉज ही रिफ्यूज टू अकोमोडेट अ कैथोलिक स्टूडेंट. मतलब किंग ने जो यूनिवर्सिटी में कैथोलिक्स के साथ एक तरह से उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था उसको भी जाके जो है इम्पोज करने की कोशिश की, वहां पे भी जो पॉलिसीज हैं चेंज करने की कोशिश की. फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड का मसला बड़ा अहम है. स्कॉटलैंड का मसला तो हमारे पास 1707 में हल हो जाता है. आयरलैंड का मसला तो हमारा जाके 20th सेंचुरी में जाके हल होता है. आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है ना, ये बड़ा एक तरह से एक हॉट स्पॉट्स रहे हैं बड़े कॉन्फ्लिक्ट के ब्रिटिश हिस्ट्री में. अब यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 टेरिटरीज का नाम है जिसमें, और इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. इसका पूरा नाम है. मेरे साथ सीएसएस इंटरव्यू में पूछा गया था तो मैं इसीलिए मैंने सोचा बता दूं. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. यूके में 4 टेरिटरीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड. एक दो तीन चार. लेकिन जब बात होगी ग्रेट ब्रिटेन का लफ्ज यूज किया जाएगा ना, तो इसमें सिर्फ पहली 3 टेरिटरीज आएंगी, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड एक्सक्लूड हो जाएगा. ये डिफरेंस यूके और ग्रेट ब्रिटेन का आपने पूरा इस कोर्स में याद रखना है. और स्कॉटलैंड और आयरलैंड, स्कॉटलैंड का मसला तो 1707 में हल हो गया था, अभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आयरलैंड का मसला तो बड़ी 200 300 250 साल ऑलमोस्ट लगे आयरलैंड का मसला हल होते होते. अब यहाँ पे लेकिन सिर्फ हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं. कैथोलिक वाज अपॉइंटेड एज लॉर्ड लेफ्टिनेंट इन आयरलैंड हु परसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट्स, के कैथोलिक को अपॉइंट किया गया एज लॉर्ड लेफ्टिनेंट इन आयरलैंड, जिसने प्रोटेस्टेंट्स को जो है वहाँ पे पॉपुलेशन थी उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से उसकी तरफ पॉलिसी ऑफ परसिक्यूशन जो है वो एक इम्पोज की. फिर इसी तरह जो पॉलिसी एक तरह से जुल्म की पॉलिसी जो किंग की थी, उसने जो प्रेबिस्ट्रियंस थे, फेथ से ताल्लुक़ रखते थे, स्कॉट्स, उनको भी किंग के एक रिजेंटमेंट उनकी खिलाफ भी बढ़ी. फिर आगे फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस
जो किंग ने इशू की, that complete freedom of worship to all and no religious test would be required to admission of to any government office। अब ये बज़ाहिर तो आपको बड़ा ही लिबरल या एक सेक्युलर मूव लग रही होगी, लेकिन दिस मूव वाज देयर टू अपीज द कैथोलिक्स, जिसको मेजरली आपके प्रोटेस्टेंट्स ने रिजेंट किया, आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लैंड ने रिजेंट किया इस चीज को। अब सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस में क्या हुआ, दैट पीपल वुड बी अपॉइंटेड टू हाई पोजीशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स। ये भी एक कैथोलिक पैटर्नेज की फॉर्म एग्जिस्ट करती है कि किंग ने कोई रिलीजियस बार खत्म कर दिया। अब जब रिलीजियस बार खत्म हुआ तो किंग की मर्जी, जिसको चाहे अपॉइंट कर ले। उसके लिए कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की जो वो चीज थी वही खत्म कर दी गई। और लास्टली जो वजह बनी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, बर्थ ऑफ अ सन टू जेम्स टू। प्रीवियसली जेम्स टू का कोई बेटा नहीं था, तो लोग उसकी जो पॉलिसीज थी वो रिजेंट करे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इसके बाद तो चले मोनार्की चेंज होनी है। लेकिन जब उसका बेटा पैदा हो गया तो पता लग गया कि मोनार्की तो इसी लीनिएज में, इसी खानदान में चलनी है मजीद। तब वो एक टिपिंग पॉइंट बना इनके ओवरथ्रो का। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टेकन ओवर बाय द काउंसिल। अच्छा, जो इमीडिएटली जो एक काउंसिल बनाई गई 1688 के अंदर, किंग को डिपोज किया गया, किंग जेम्स द सेकंड। और उसी जो काउंसिल थी उसके सामने चार उसके सामने तजावीज़ पेश की गई। पहली तजावीज़ कि जेम्स द सेकंड को ही वापस बुला लिया जाए, लेकिन उससे गारंटी मांगी जाए कि आप अब पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को मानेंगे। सेकंड के प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया जाए और उनकी जो है मोनार्की कायम की जाए। थर्ड कि प्रिंसेस मैरी जो जेम्स द सेकंड की प्रोटेस्टेंट बेटी है उसको थ्रोन दे दिया जाए। और फोर्थ कि मैरी और विलियम, मैरी जो विलियम का शौहर है और ऑरेंज एक काउंटी है नेदरलैंड के अंदर, उसको रूल करता है, इसे विलियम ऑफ ऑरेंज भी इसीलिए कहते हैं, इन दोनों को जॉइंटली थ्रोन दे दी जाए। तो काउंसिल ने जो चौथी तजवीज थी उसके हक में फैसला किया। विलियम और मैरी को बुलाया गया और उन्हें इंग्लैंड थ्रोन दी गई, लेकिन ये उनसे अंडरटेकिंग ली गई साथ में कि दे वुड ऑनर ऑल ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। इसका मतलब कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को असर्ट किया गया। अब पहला चीज जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को असर्ट कर रही है, दैट इज द बिल ऑफ राइट्स, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया, कि उन्होंने किंग की जो सस्पेंड और डिस्पेंस करने की पावर थी लॉ को, या किंग की जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो इंडल्जेंस की जो पावर थी उसको खत्म किया। लेजिस्लेशन पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कायम की। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किंग की इन्वॉल्वमेंट खत्म की। किंग की मिलिट्री पावर्स को खत्म किया। और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट ने पॉलिटिकल सक्सेशन डिफाइन किया, या मोनार्की का सक्सेशन पार्लियामेंट ने डिफाइन किया, कि पार्लियामेंट ने कहा कि आफ्टर मैरी द थ्रोन वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय हर प्रोटेस्टेंट सिस्टर एन एंड हर डिसेंडेंट्स। तो इसीलिए जब 1689 से लेके 1694 तक विलियम और मैरी ने जॉइंटली रूल किया। 1694 में मैरी की डेथ हो गई, तो 1694 से लेके 1702 तक विलियम ने रूल किया। फिर जब विलियम की डेथ 1702 में हो गई, तो 1702 से लेके 1714 तक प्रिंसेस एन ने इंग्लैंड की थ्रोन पर रूल किया। और ये किसने सारा कुछ डिफाइन किया था? बिल ऑफ राइट्स ने ये चीज डिफाइन की थी। बिल ऑफ राइट्स किसने पास किया था? पार्लियामेंट ने पास किया था। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किंग को अपनी कॉरोनेशन के टाइम अपनी जो एक सेरेमनी होती है जिसमें किंग को जो है मोनार्की दी जाती है, उसको ये ओथ लेना पड़ेगा कि वो कैथोलिक रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। सेकेंडली, किंग किसी भी जंग में जो कि इंग्लैंड की इंटरेस्ट से ताल्लुक ना रखती हो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। किंग की पावर जो जजेस को रिमूव या अपॉइंट करने की पावर थी वो खत्म की गई और उसको लिंक किया गया पार्लियामेंट्री कॉन्करेंस के साथ। चौथी कि अगर किसी शख्स को पार्लियामेंट ने सजा दी है तो किंग उसको पार्डन नहीं कर सकता। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रिंसेस एन मतलब फर्दर पॉलिटिकल सक्सेशन डिफाइन किया गया। कौन डिफाइन कर रहा है? पार्लियामेंट डिफाइन कर रही है। प्रिंसेस एन की डेथ के बाद प्रिंसेस सोफिया
और उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो थ्रोन ऑक्यूपाई करेंगे। और प्रिंसेस सोफिया और उसके डिसेंडेंट्स हाउस ऑफ हैनोवर से ताल्लुक रखते हैं। पहले भी बता चुका हूँ 1714 से लेकर 1901 तक हाउस ऑफ हैनोवर फिर इंग्लैंड की जो है वो मोनार्की को उसने ऑक्यूपाई किया। फिर ये चंद म्यूटनी एक्ट है जिसमें पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट को जो आर्मी की मेंटेनेंस और उस पर जो है एक तरह से इख्तियारात दिए गए। और दिस एक्ट स्ट्रेंथन द होल्ड ऑफ पार्लियामेंट, डिप्राइव्ड द किंग ऑफ द राइट टू रेज इन ओन आर्मी। किंग अपनी कोई आर्मी खुद से रेज नहीं कर सकता। लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू कि जो भी मटेरियल पब्लिश होगा वो कोई भी पब्लिशर उसे अप्रूवल गवर्नमेंट से पहले लेना पड़ेगा, खुद ही उठा के ऐसे ही मटेरियल प्रिंट नहीं करना शुरू कर सकता। ट्राइनियल एक्ट से पार्लियामेंट की ड्यूरेशन जो है वो 3 साल करके उसको 3 साल पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन को किया गया। लेकिन इसके बाद सेप्टेनियल एक्ट 1714 में पास हुआ, उसमें पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन को फिर से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया। अब ये कुछ सिग्निफिकेंस है रेवोल्यूशन की, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने इसको सम अप करने की कोशिश की। दैट इट एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द किंग। हम देख सकते हैं आफ्टर जेम्स द सेकंड नन ऑफ द किंग्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स मोर पावरफुल देन पार्लियामेंट। व्हाई? बिकॉज द पार्लियामेंट वाज नाउ deciding the question of who will get the throne, because the parliament would now decide who would be the judge, because the parliament would now decide that आर्मी का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको मेंटेन कैसे करना है। किंग से सारे इख्तियारात उसके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के थोड़े बहुत हो सकते थे वो ले लिए गए। पॉलिटिकल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि किंग वाज होल्डिंग एन ऑफिस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। पॉपुलर सॉवरेनिटी, अवाम की मानी गई डिवाइन राइट थ्योरी को खत्म किया गया। और कैबिनेट सिस्टम और मेजॉरिटी पार्टी सिस्टम जो है इंग्लैंड में यहाँ से जाके नाफिज होना शुरू हुआ। आगे जाके इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो क्राउन था वो अपने एक्सपेंसेस के लिए पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट था, क्योंकि पार्लियामेंट सैंक्शन करेगी उसके एक्सपेंसेस। क्राउन अपनी मर्जी से अपने एक्सपेंसेस सैंक्शन नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकता। फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंग्लैंड की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पे हमें दौर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि फ्रांस का जो इंटरेस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो प्रीवियसली जेम्स द सेकंड और उसके पीछे जो स्टुअर्ट डायनेस्टी चलती हुई आ रही थी जो कैथोलिक फेथ से ताल्लुक रखती थी, तो फ्रांस का फुटप्रिंट इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा था। इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है कि डिवाइन राइट थ्योरी खत्म हुई और रेन ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ। डेस्पोटिज्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विदाउट ब्लडशेड, रिलीजियस और प्रेस फ्रीडम। विलियम और मैरी ने थ्रोन ऑक्यूपाई करने के बाद कोई ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं की। प्रेस फ्रीडम लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू आया। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, अभी लास्ट स्लाइड देखी है। और रूल ऑफ कैबिनेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ये थीम हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह ये थीम कि कैबिनेट से स्टैब्लिश हुई। एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट को रूल करेगा, कैबिनेट मेजॉरिटी पार्टी से होगी। वो ये किस तरह ये थीम, इनकी क्या वजूहात बनी, और ये चीज़ें आगे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों ने इलेक्ट की है इंग्लैंड, उसकी तरफ मूव किया। ये चंद इस पे कोटेशंस हैं, आप इसको अपने पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। द बुक नेम इज GM ट्रेवलेंस बुक द इंग्लिश रेवोल्यूशन। और ये विलियम पे थोड़ा सा उसने कमेंट किया है और उसने रेवोल्यूशन एक तरह से लिबरल एंड कैरेक्टर ये बताया। फिर मैरियट ने एक तरह से क्रिटिसाइज किया रेवोल्यूशन को, दैट रेवोल्यूशन वाज मोस्ट कंजर्वेटिव इन कैरेक्टर एज इट कंजर्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो मैरियट का ये ख्याल था कि रेवोल्यूशन ने कोई ज़्यादा इंग्लैंड के स्टेटस को में चेंजेस नहीं लेकर आया। पहले किंग के पास पावर थी, अब पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन पार्लियामेंट भी आपकी एरिस्टोक्रेसी, अमीर लोगों से ही भरी पड़ी थी। तो जो आम आदमी की कंडीशन थी या स्टेटस को चेंज थी या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था वो नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि चीज़ों को या हिस्ट्री को हमेशा उन हालात के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा सकता है, उन चीज़ों का 21st सेंचुरी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इस लेक्चर की समरी आप बेहतर बता सकते हैं कि किंग असर्टेड इट्स, पार्लियामेंट ने अपनी अथॉरिटी किस तरह असर्ट की। बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पॉलिटिकल सक्सेशन को डिफाइन कर गए। पॉलिटिकल सक्सेशन was defined by the parliament, and constitutional development in England was the result of glorious revolution। constitutional development के लिए bill of rights और इसके लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है
ये बड़े इनिशियल फेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। तो 1701 और 1689 ये बड़े इंपॉर्टेंट दो एक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो प्लीज़ पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो हमने इनिशियली डिस्कस किए थे, ये तमाम तर चीज़ें लेक्चर उन्हीं को एड्रेस कर रहा है, उसको अटेम्प्ट करें, उस पर अच्छा एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करें, और उसका फ्लो चार्ट अगर आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे तो एक फ्लो चार्ट अपने जहन में फिर भी रफ सा एक बना लें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप लेक्चर्स में जाएंगे आपको प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स होंगे उन पे भी आपने थोड़ा बहुत अगर नोट्स उसके बनाए हों या उस पर थोड़ा सा काम किया हो, तो वो एक तरह से आपके जहन में वो चीज़ें रह जाती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर बातें आगे लेके चलेंगे टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 17th सेंचुरी और स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, क्या इवेंट्स हुए, क्या इश्यूज इंग्लैंड के अंदर आए, उन चीज़ों पे हम मेजर डिस्कशन करेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।